साथियों, यूपीएसआई में जो पॉलिटी है हम लोग का उसी क्रम में है, वीडियो नंबर तीसरा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो पर बातें कर रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। एकदम से स्टार्टिंग से बेसिक से एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है। जब भी हमारी वैकेंसी आ जाएगी तो जल्दबाजी में रहेंगे हम लोग, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने की खुद से कोशिश करिए। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो डिटेल में पढ़ा गया था वो काफ़ी बेनिफिट रहा। तो इसी क्रम में इसको बहुत ध्यान से देखिए और वो दोनों वीडियो देखेंगे तभी आप चीज़ें समझ में आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। टॉपिक भी दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक। तो मोटी मोटी बातें जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक। आप सभी जानते हैं, एक पॉइंट आपसे पूछता है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। अब सुनिएगा, विशेषता में कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट देखा जाएगा, फालतू चीज नहीं है। देखिए, एक मामला सामने आता है केशवानंद भारती मामला 1973। तो ये समय आप याद रखिएगा 1973, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया, सुनिएगा ध्यान से। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया कि जो अनुच्छेद 368 होता है, अब ये क्या होता है अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की बात आती है और इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती हैं। तो आखिर में केशवानंद भारती मामले में इस विषय पर क्या बातें उगाई गई। तो इस विषय में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद होगा वह संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। बात समझ रहे ना। बस आपको इतनी से पॉइंट आपको याद रखना है कि किस मामले में ऐसा कहा गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित करके। तो वो केस आपको याद रखना होगा, केशवानंद भारती मामला 1973। बात समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। एक फैक्ट यहां से याद रखते हैं कि भाई भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये बात आप जानते हैं। अगर हम मूल रूप से बात करेंगे तो संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। मतलब ये 26 नवंबर 1949 की बात ये बता रहा है कि उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। उसके साथ साथ एक प्रस्तावना थी। अगर यही चीज वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में संविधान में कुल एक प्रस्तावना है ही, 465 अनुच्छेद हो गया है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये 25 भाग वाला पूछता है, क्योंकि हम 22 भाग रटे रहते हैं और ऑप्शन में 25 भी आता है तो हम 22 मार के आते हैं और हमारा गलत हो जाता है। तो 25 भाग, इसको आप याद रखिएगा। एक कथन यहां पर याद रखिएगा जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। कथन क्या है देखिएगा, इन्होंने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। बात समझ रहे ना, कि मैंने विश्व के बहुत सारे संविधान को हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद उससे जो निचोड़ पंक्ति थी वह भारत के संविधान में निहित है। ऐसा कथन किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। भारत का संविधान याद रखिएगा ना तो लचीला है और ना ही ज्यादा कठोर है, मतलब एक बैलेंस बना के चलता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, ना तो लचीला और ना ही कठोर है, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, बल्कि दोनों का ही मिला जुला स्वरूप होता है। हमारे सिलेबस में दिया हुआ संविधान की अनुसूचियां, तो आप जैसे अभी देखे हैं 12 अनुसूचियां। तो आइए उन 12 अनुसूचियों को हम समझते हैं। और हमारे प्रश्न में यूपीएसआई में डायरेक्टली जो है ए और बी करके ऑप्शन यहां से हमसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा गया है। पिछले साल भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो कुल कितनी अनुसूची है, 22 अनुसूची है। पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ देखिएगा, राज्यों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र। पॉइंट नंबर 1, पहली अनुसूची का पहला पॉइंट दे रखा है राज्यों के नाम। तो राज्यों के नाम इस समय कितने राज्य, 28 राज्य, उन सबके नाम दी हुई हैं प्रथम अनुसूची में। उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में, उनके विस्तार के बारे में प्रथम अनुसूची में बताई गई है। संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, ठीक है, उनके बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में ये बताया गया। केंद्र शासित प्रदेशों जिसको बोलते हैं। तो यानी प्रथम अनुसूची कहने का मतलब ये हो गया कि राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताई गई है प्रथम अनुसूची में, ठीक। तो कोई संदेह नहीं होगा। अब भारत का नक्शा दिमाग में रखिएगा, वही सब है प्रथम अनुसूची में। अब दूसरी की अनुसूची में क्या देखिएगा, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। अब किसको भत्ते, भत्ते मतलब जानते हैं ना, सैलरी, पैसा।
तो दूसरी अनुसूची में कहा गया है कि कुछ जो लोग हैं उनके वेतन भत्ते की बात करेगी। अभी इसमें कौन कौन लोग हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति का वेतन किस अनुसूची में वर्णित है, तो अनुसूची नंबर 2। राज्य के राज्यपाल का वेतन तो अनुसूची नंबर 2। इसी तरह से यहां देखेंगे और लोग हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, किस अनुसूची में इनके वेतन की बात है, तो आप कहेंगे दूसरी अनुसूची में। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, इनके वेतन कहां पे मिलेंगे, तो वेतन भत्ते जब भी नजर आएगी तो दूसरी अनुसूची याद आएगी। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची देखेंगे। राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के लिए वेतन भत्ते वहीं देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वहीं देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए द्वितीय अनुसूची का अवलोकन करेंगे। भारत के, ये इंपॉर्टेंट है देखना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची में इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है। आशा करते हैं आपको दूसरी अनुसूची समझ में आ गई। अब पहले काला राज्य क्षेत्र वाला है, दूसरा काला किससे है, वेतन भत्ते से। और तीसरा वाला क्या देखिएगा, तीसरा वाला शपथ से है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी शपथ कैसे, क्या क्या शपथ लेंगे, वो सब तीसरी अनुसूची में बातें लिखी हुई है। जैसे संघ के जो मंत्री होंगे वो शपथ कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वो सब तीसरी अनुसूची में है। संसद के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी जाएंगे वो कैसे शपथ लेंगे, उनके बारे में है। संसद के मेंबर बनने वाले जो सदस्य होंगे उनके लिए, न्यायालय चाहे सर्वोच्च न्यायालय कहिए चाहे उच्च न्यायालय कहिए, इनके जो न्यायाधीश होंगे कैसे शपथ लेंगे उसके बारे में दिया हुआ है तीसरी अनुसूची में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी बातें बताई गई हैं। ठीक है, राज्य मंत्री, फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य क्या शपथ लेंगे, ये सब। तो तीसरे में क्या कहा गया भाई, शपथ की बात कही गई है। आशा करते हैं चीजें क्लियर होती चल रही होंगी। चौथे में देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में जैसे राज्यसभा के लिए सीटें होती हैं तो उसी तरह से राज्यसभा के लिए कितने राज्य में कौन सी सीटें आवंटित की जाएंगी, तो राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दिया हुआ है कि किस राज्य के लिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी राज्यसभा की सीटें का आवंटन होगा, ये चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है। तो पहले का क्या था, राज्य क्षेत्र था। दूसरा का अलग क्या था, वेतन भत्ता। तीसरा का अलग क्या था भैया, शपथ लेंगे। और चौथा वाला क्या है कि राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनके लिए सीटों का वितरण होगा चौथे वाले में। बात क्लियर हो गया, चार तक कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें वाले में क्या ऐसी बात है, तो पांचवें वाले में कहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होगा, अब ऐसा तो है नहीं कुली और अनुसूचित जाति जनजाति होंगे, तो इनके क्षेत्र के लिए जो प्रशासन होगा या और भी जो उपबंध कराए जाएंगे नियंत्रण के लिए, इन सब के बारे में कहां पर मिलेंगे देखने को, पांचवी अनुसूची में। तब पांचवी अनुसूची का सीधा संबंध है जनजातीय क्षेत्रों से और अनुसूचित क्षेत्रों से। ठीक है ना, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर लाइक आपने नहीं किया तो मेरा अनुरोध है लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, छठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो 4 गो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा जनजाति पाए जाते हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इनके लिए एक अलग से अनुसूची बनी हुई है, छठवीं अनुसूची, और इन क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया छठवीं अनुसूची में। तब पांचवी छठवीं दोनों मिलते मिलते देख रहे हैं, है कि नहीं है। अरे पांचवी जनजातीय क्षेत्रों से था ही, और छठवीं जो है वो पार्टिकुलर जनजातीय क्षेत्र हो गया, जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। तो इनके लिए अलग से उपबंध कराती है। तो पांचवी छठवीं मिलती जुलती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सातवीं अनुसूची चर्चा में रहता है और एग्जाम में पूछता है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन जब हम वहां पढ़ेंगे ना, तो आपको बताएंगे भाई सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को बांटता है। तो तीन सूचियों के तहत बांटता है। एक तो संघ सूची, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय हैं। संघ सूची में कौन नियम बना सकता है, संसद नियम बनाएंगे। ठीक है, फिर राज्य सूची मूल रूप से 66 थे, वर्तमान में कितने हो गए, 61 है। 5 गो कट के कहीं चल गया, अभी देखिएगा कहां गया। ठीक है, तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। आगे बात करेंगे इस पर। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में मूल रूप से 22 भाग थे, माने 22 विषय थे, वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों लोग कानून बनाते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन हमारे पास सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में तो भाषा के बारे में होगा। ठीक है, मूल रूप से 16 थी, 22 नहीं थी। ठीक है, तो याद रखेंगे भाषा के बाद में दिया हुआ जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है 8वीं अनुसूची में है, कुल कितने भाषाएं थे, 22 थी। ठीक है, तो इसको आप गलत कर लीजिए। ठीक, 9वीं अनुसूची की अगर बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची जो है वो जमींदारों से संबंधित थी और जमींदारों के कुछ अधिकारों की रक्षा करती थी। हालांकि आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
तो धैर्य रखिएगा, यहाँ पर टेक मान लीजिए इस चीज को। जैसे 9वीं अनुसूची आएगी हम लोग इस पर बातें करेंगे, ठीक है, डिटेल में और जाएंगे। तो फिलहाल में आप इतना जानिएगा कि 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में हमारे जोड़ा गया था, और ये कुछ विशेष उपबंधों की रक्षा करता है, ठीक है। कुछ समय जो कुछ मौलिक अधिकार थे उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, तो अब इसको समझेंगे आगे, टेंशन मत लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले तो दल परिवर्तन रोधी कानून कहते हैं। किसको? 10वीं अनुसूची को। अब 10वीं अनुसूची में क्या होता है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध है, ठीक है। दल बदल कानून के बेसिस पर जो भी उपबंध कराए जाते हैं, जैसे उनकी जो निरर्हता सिद्ध की जाती है संसद के मेंबर की, वो सब किस में मिलेगा? आपको 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे संविधान में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि 10वें में क्या भैया? तो 10वें में ये है कि संसद की जो निरर्हता के बारे में जो सारी बातें मिलेंगी वो 10वीं अनुसूची वाले पन्ने में लिखी हुई हैं। 1985 से 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसे जोड़ा गया। इस अनुसूची को दल परिवर्तन रोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां व उनकी जिम्मेदारियों की बात की गई है कि पंचायत की शक्तियां क्या होंगी, वो उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। मूल रूप से इसमें कुल 29 विषय थे, ठीक है। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में। और फिर इसी के बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिका को जो है, नगर पालिकाओं की शक्ति जोड़ दी गई है। तो किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं की क्या शक्ति होगी, क्या जिम्मेदारी होगी, उसे 12वीं अनुसूची में रखा गया। और उसमें कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो ये थे हमारे 12 अनुसूची, हाईलाइटेड है, सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संविधान में एक पॉइंट है प्रस्तावना, स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना में। सबसे पहले तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना लिया गया था। कहां पर? अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को लिया गया था। एक व्यक्ति है जो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। व्यक्ति का नाम क्या है? तो N.A. पालकी वाला। ये क्या है? तो N.A. पालकी वाला एक संवैधानिक मतलब जानकार हैं, ठीक है, सलाहकार नहीं, जानकार हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना हो गया वह संविधान का परिचय पत्र है, ऐसा कथन किया है। किसने? पालकी वाला साहब ने। और किसके संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान में सबसे पहले ही जोड़ा गया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट शब्द यहां से पूछता है, 3 गो शब्द याद रखिएगा। सबसे पहला समाजवादी, और दूसरा का वो पंथ निरपेक्ष, और तीसरा का अखंडता। और तीनों शब्द जो है कहां से जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसमें? प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब ये वही प्रस्तावना है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पारित किया था। बात समझ में आ रहा है ना? 1946 में, ओके। तो देखिए तो प्रस्तावना में ये चीज जोड़ा गया। और अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना में संशोधन की, तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो भी 1976 में, जब ये चीज जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो केवल एक के बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब प्रस्तावना से हम लोग आगे चलेंगे तो आ जाएंगे भाग पे। तो देखिए भाग में 22 भाग पर वर्णन होती है, हालांकि 25 भाग है। इसके सब टॉपिक्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 25 भाग हो जाएगा। तो अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 14 तक क्या क्या प्रोविजन है, ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है और हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे जब तक हमारा ये खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। हालांकि वैसे भी चलते रहेंगे, सुनिएगा क्या है। भाग 1 में अगर हम लोग बात करेंगे तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, किसका? भारत का। और यहीं पर अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी जो भारत है, इंडिया अंग्रेजी शब्द था, भारत जो है हिंदी शब्द है। राज्यों की समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि इसमें अगर एक बार आप जुड़ गए तो आप टूट नहीं सकते, आप अलग नहीं हो सकते, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। समूह में क्या होता है भाई, इकट्ठा हो गए, जब आपका मन किया तब आप क्या हो गए, यहाँ से अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैठक होती है, कोई समूह होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे अमेरिका मान लीजिए कोई समूह हो रहा है, उसमें से अलग हो गया, भाग गया निकल के, ऐसा। तो कहा नहीं, जो भारत बनी हुई है ना, ये जो इतना सुंदर प्यारा से जो नक्शा बना हुआ है, ये संघ, ये समूह नहीं है, बल्कि क्या है, संघ है ये, ठीक है। संघ होगा मतलब अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, अगर आप जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए, ऐसा कुछ। अब सुनिएगा, बस इतना आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि उसमें पूछा है कि राज्यों का समूह है, राज्यों का संघ है, ए और बी, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, ऐसे करके क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, तो याद रखिएगा।
इसमें अनुच्छेद 1 में भारत के 3 क्षेत्रों की बात की गई है। अब 3 क्षेत्र कौन कौन है देखिएगा। सबसे पहला तो राज्य के क्षेत्र। राज्य के क्षेत्र में समझ लीजिए आप उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के राज्य का क्षेत्र, इसकी बात की गई अनुच्छेद 1 में। संघ राज्य क्षेत्र, मान लीजिए दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी बात की गई है। अंडमान निकोबार हो गया, इसकी बात की गई है। फिर कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसे किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, अधिकृत किया जा सकता है, चाहे लड़ाई करके ले, चाहे जैसे ले सकता है भारत, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र भी शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 1 में इतनी सारी बातें की गई, आपको याद रखना होगा। राज्य के क्षेत्र का मतलब सारे राज्यों का क्षेत्र हो जाएगा, संघ के क्षेत्र का मतलब सारा संघ का क्षेत्र, ये सब कुछ भारत का है। और उसके बाद अगल बगल का अगर किसी समझौते के तहत पाता है या हमला करके मार करके किसी भी तरह से पाता है तो भाई ये उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 1 में, आप इसको याद रखिएगा। अब सुनिएगा आगे अनुच्छेद नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 2 संसद को एक पावर देता है, शक्ति देता है। कैसा शक्ति देता है सुनिएगा ध्यान से। संघ में अब जो संघ बन गया है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश करने का मतलब वो राज्य हो सकता है भाई, दो कंडीशन बन रहा है कि सबसे पहले कि वो राज्य क्या हो, बन करके तैयार हो। दूसरी बात कि वह राज्य जो है उसकी स्थापना करनी हो इनको, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो राज्य चाहे बन के तैयार होगा, चाहे स्थापना करेंगे, उनको संघ में जोड़ने का पावर किसके पास है, संसद के पास है। और ये पावर इनको कौन देता है, आर्टिकल नंबर 2 देता है। जैसे मान लीजिए अभी भारत बना हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए भारत बना हुआ है और चाह रहे हैं कि एक और इसमें कुछ जोड़ लें, एक और राज्य जोड़ लें, तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। नए राज्य को अगर गठन करना, उसका निर्माण करना है तो ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। अब ऐसा कौन पावर देता है, आर्टिकल नंबर 2 ऐसा पावर इनको देता है। चीजें समझ में आ रही ना। अब देखिए आर्टिकल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, सेक्शन नंबर 3 है, याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। सुनिएगा सेक्शन नंबर 3 राज्य की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अब पुनर्सीमन का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, अब इसी उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बनाना है, तो ई पावर किसके पास है, संसद के पास है। और कौन सा आर्टिकल देगा, अनुच्छेद नंबर 3 देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई सेक्टर है, कोई जगह है, इसका नाम परिवर्तन करना है, कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश का नाम अयोध्या नगर कर देंगे, मान लीजिए योगी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मान्यवर ऐसा करना चाहते हैं तो उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। मतलब पावर उनके पास नहीं है, संसद के पास है। और संसद किसका है आपको पता होगा इस समय, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था किसमें की गई है, अनुच्छेद नंबर 3 में। यानी राज्य का नाम भी बदल सकते हैं, राज्य की सीमा बदल सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, देखिएगा इसके तहत संसद को क्या शक्ति दी गई है, किसी राज्य को अलग कर सकती है। अगर ये उत्तर प्रदेश से चाहे तो उसको अलग कर दें, 2 भाग में बांट दे, तो उत्तराखंड कर दे तो उत्तर प्रदेश करें, या किन्हीं 2 राज्यों को मिला सकते हैं, या किन्हीं 2 राज्यों के क्षेत्रों को काट करके थोड़ा थोड़ा यहां से ले, थोड़ा सा यहां ले, एक और नया राज्य बना सकते हैं। ये पावर किसके पास है, संसद के पास है। बात समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब दूसरे पॉइंट में कहे तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, तो किसी राज्य के क्षेत्र को अगर चाहे तो घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम को भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम आर्टिकल नंबर 4 कल के क्लासेस में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में, चूंकि कंफ्यूजन नहीं लेना चाहता हूं इस क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन आ सकता है 80 से 85% जो है संभावना आने की है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 4 और बीच में नागरिकता तो दिया नहीं है, इसीलिए नागरिकता नामक चैप्टर मैं छोड़ूंगा, क्योंकि नागरिकता से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और नागरिकता हमारे यहाँ दिया भी नहीं है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर कल बातें आपसे करेंगे। और साथ ही साथ नागरिकता में अगर कुछ पॉइंट रह जाएगी बात करने के लिए तो उस पर भी बातें हो जाएंगी। तो कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए इन सबकी PDF फाइल मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एक बार आपको ज़्यादा नहीं पे करनी है भाई, मैं 250 रुपये ही पेमेंट फीस लगाऊँ। अब देखिए कितनी मेहनत से इंपॉर्टेंट बातें फ्रेंड्स इसमें सिर्फ लिखी गई हैं। और ये मैं कहता हूं कि एग्जाम के 15 दिन पहले मैं सब इसका प्रिंट आउट आप लोग से करवाऊंगा और पूरा आपको रटवाने की कोशिश करूंगा। तो इसे आप